एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। क्या विकास की गंगा बहाकर माओवाद को उसमें डुबोया जा सकता है? उधर एक वर्ग को लगता है कि माओवाद प्रभावित इलाकों में सेना को तैनात कर देना चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री ए के एंटनी का साफ कहना है कि सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि सेना या विकास में से कौन मिटा सकता है माओवाद? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और सलवा जुडूम अभियान चलाने वाले कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के अंतिम संस्कार के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री रमन सिंह भी दिखाई दिए। जानकार मानते हैं कि अगर इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी माओवाद के समाधान के तरीके पर भी एक हो जाए तो माओवाद का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन इस पर कभी एक राय नहीं बन पाई। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी इस बात को लेकर एकता नहीं है कि माओवाद की कमर कैसे तोड़ी जाए। आंध्रा में बहुत सख्त पुलिस कार्रवाई हुई ग्रेहाउंड के द्वारा। आंध्रा में विकास के काम हुए और आंध्रा में बातचीत भी हुई, पर छोटे समय तक। मैं नहीं मानता हूं कि आंध्रा में माओवादी खतरा बातचीत से घटा है। आंध्रा में घटा है तो सख्त सुरक्षा कार्रवाई से और संवेदनशील विकास कार्यों से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद रक्षा मंत्री ने माओवादियों को खत्म करने के लिए सेना के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। India government with using all the state power and also with the help of state governments will face it. When I say regarding the military, there will be direct military intervention, but other areas we will support. पहले भी माओवाद के खात्मे के लिए सेना के इस्तेमाल की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए दो स्तर पर काम करती रही है। एक तरफ आदिवासी इलाकों में विकास के काम करवाने, भूमि सुधार पर जोर देने और माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने पर जोर होता है, तो दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों को भी माओवादियों से निपटने के लिए लगाया गया है। इसमें कोबरा, बीएसएफ और सीआरपीएफ शामिल हैं। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है और माओवाद का रेड कॉरिडोर बढ़ता ही जा रहा है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में माओवाद फैल चुका है। इससे पहले पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने भी सेना के इस्तेमाल का ये कहते हुए विरोध किया था कि सेना अपने ही देश के नागरिकों पर गोली चलाने में यकीन नहीं रखती। जानकार मानते हैं कि आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर अलग रणनीति बनानी होगी। आदिवासियों को विकास के जरिए समाज की मुख्य धारा में लाएं, राजनीति की मुख्य धारा में लाएं और इस तरह से लाएं कि उनका जो पारंपरिक जीवन है, जो आदिवासियों के अपने रीति रिवाज हैं, जो अपनी जीवन शैली है, वो भी विपरीत रूप से प्रभावित न हो। सवाल ये है कि वो रणनीति क्या होगी जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। क्या होनी चाहिए वो रणनीति जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? क्या सेना के जरिए माओवाद को खत्म किया जा सकता है या फिर विकास के जरिए खत्म होगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एमएस बिट्टा मौजूद हैं जो आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद है कविता श्रीवास्तव, नेता हैं पीयूसीएल की, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान जुड़े रहेंगे। हमारे साथ इसके अलावा मेहमान रमेश वर्लियानी जी भी जुड़ गए हैं जो महासचिव हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। सबसे पहले रमेश वर्लियानी जी, आपसे मेरा सवाल, क्या है रास्ता? क्या सेना के जाने से माओवाद खत्म हो सकता है? क्या सेना से खत्म होगा या विकास से खत्म होगा माओवाद? रमेश जी के पास हम जाएंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कविता जी भी हमारे साथ मौजूद है। कविता जी, आप बताइए, एक वर्ग ये भी कह रहा है कि सेना को भेजा जाए और बंदूक का जवाब बंदूक से हो, गोली का जवाब गोली से हो। क्या उसके जरिए माओवाद को खत्म किया जा सकता है? देखिए, चाहे जितनी भी इस घटना की हम निंदा करें जो शनिवार को हुई, उसको बिल्कुल अनइक्विवोकली हम उसकी निंदा करें, लेकिन हम ये भी साथ साथ अपील करेंगे दोनों सरकारों से, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, कि बिल्कुल भी ना आप
और सीआरपीएफ भेजिए ना आप आर्मी भेजिए, ये हल नहीं होगा मसला। हिंसा का चक्र चले जा रहा है, हिंसा जवाबी हिंसा। 18 तारीख को 17 और 18 के बीच की रात इस मेटा गांव में 8 लोग को मार दिया, तो उसका जवाब। और उससे पहले कितनी बार सीआरपीएफ ने कितने और लोगों को मारा है, और इतने परेशान है लोग मिलिट्री प्रेजेंस से, और कोई रिलीफ नहीं है, कोई उनकी नहीं सुनता। लेकिन ये हिंसा का चक्र खत्म होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, किसी आपके भी मुताबिक में नहीं। आप बात कीजिए, आप अनकंडीशनल बिना शर्त टॉक्स कीजिए, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करिए, छोटी छोटी चीजें लेके। आप मत गिरफ्तार करिए शक पे, आपके जेलों में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक अब अभी भी क्या सेना भेजने से कोई हल नहीं होगा, सीआरपीएफ की भी और टुकड़ियां नहीं भेजी जानी चाहिए। ठीक है कविता जी, आपके मुताबिक बातचीत होनी चाहिए, अनकंडीशनल बातचीत होनी चाहिए, उसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं। फौरन हाजिर होंगे हमारे बाकी सत्तावान जो मेहमान है, उनका भी पक्ष जानेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। क्या सेना से खत्म होगा माओवाद, इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कांग्रेस दफ्तर में जो प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी उसकी तस्वीरें हैं ये। शोक सभा उन सभी नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो नक्सली हमले में मारे गए। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो घायल भी हैं। 29 लोगों की मौत हुई इस हमले में, और उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली में। और इसी के बाद बड़ा सवाल जिस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस यहाँ स्टूडियो में, वो ये कि क्या सेना के आने से या सेना को बुलाने से माओवाद खत्म हो सकता है। सुधांशु जी, आपने सुना कविता जी को ब्रेक से पहले, उनका ये कहना कि बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं हो सकता, गोली का जवाब गोली से नहीं हो सकता, बातचीत होनी चाहिए, अनकंडीशनल बातचीत होनी चाहिए। क्या आपको लगता है यही रास्ता है या सेना विकल्प है? नहीं, किन से बातचीत होनी चाहिए कविता जी ने ये तो बताया नहीं। उन लोगों से बातचीत होनी चाहिए जिनके के विचार में सत्ता हथियाने का तरीका बंदूक की नली से निकलता है, उनसे बातचीत होनी चाहिए। उनके मानव अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। जो महेंद्र कर्मा जी थे उनके मानव अधिकार तो थे ही नहीं। नंद किशोर पटेल और उनके लड़के दिनेश पटेल, जब उनकी हत्या होती है, और किस समय हत्या होती है, जब वो प्रजातांत्रिक तरीके में अपनी बात रखने के लिए परिवर्तन यात्रा जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं, उस समय उनकी हत्या, निर्मम हत्या कौन लोग करते हैं? ये किसान नहीं थे, ये आदिवासी नहीं थे। ये जो आदिवासियों का बात करके हम हिंसा को जस्टिफाई करते, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, ये वर्दीधारी नक्सलाइट थे या कि ये गांव के वो किसान थे या आदिवासी थे जो आक्रोश में जनता के वो सरकार के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कविता जी बात किससे होनी चाहिए? लोकतंत्र में तो विश्वास नहीं है इन लोगों का, ये सवाल सुधांशु जी का। राजनीतिक सत्ता लेने वाले वो लोग हैं जो मूलतः इस विचार में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले सत्ता का परिवर्तन जो है सिर्फ गोली, बंदूक की गोली से हो सकता है। मैंने सबसे पहले निंदा की है, कल जो हत्याएं हुई हैं उसकी निंदा की है। हालांकि मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगी, आप पहले नक्सलवाद की निंदा करिए। आप ये जो नक्सलवाद और नक्सलवाद में हिंसा, इन दोनों के बीच में फर्क करते हैं, मेरा उससे मतभेद है। नक्सलवाद और नक्सलवाद की हिंसा में फर्क क्या है? जिसके आप पहले नक्सलवाद की निंदा करिए। आप कहिए नक्सलवाद इस देश की मानस का पार्ट नहीं हो सकता, वो प्रजातंत्र के मानस का पार्ट नहीं हो सकता। प्लीज आप सुन लीजिए, आदिवासियों का अपना अस्तित्व है। आदिवासियों ने नहीं करा, ये हमला माओवादियों ने करा है। 600 गांव खाली करो, गांव में तुम रह नहीं सकते हो, आपने उनको वहां से निकाला है। तो आप ये देखिए, ये उन्होंने हमला करा है क्या? अरे भाई, ये हमला किसने करा है? उनको ये माओवादियों ने जो कि वर्दीधारी बंदूक लेके घूम रहे, उन्होंने करा है या उन बेबस आदिवासियों ने करा है? करा किसने? हर आदिवासी आपको गुनाहगार लग रहा है, तो इसीलिए लेकिन इसके बीच में कैसे अंतर किया जाएगा कि आदिवासी कौन है, बंदूक लेकर जो माओवादी घूम रहे हैं और जो इस तरह का हमला कर रहे हैं वो कौन है? जी बिट्टा जी, ये कैसे होगा? ये अलग कैसे होगा? ये जो
पूरा आप बातचीत करिए, होगी बातचीत, बिल्कुल होगी। आप करिए तो जी। आप हर बार हथियार तो रखे पहले वो। आप ईमानदारी से आप करवाएंगे। मैं मैडम का जवाब देना चाहता हूँ। जी बेटा जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जी पंजाब के अंदर गोली का जवाब गोली दिया और गुरु महाराज की ऐतिहासिक गुरुद्वारा उसके अंदर घुस के टेररिस्ट को पकड़ा। आज पंजाब में अमन शांति है। हमने किसी से बातचीत नहीं की। जहां तक आप गांव में आदिवासियों की बात करते हैं, उनका विकास होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, पर यह कोई तरीका नहीं है। यह हिंदुस्तान है, यह भारत माता कुर्बानियों से बना हुआ खून है। यह धर्मशाला नहीं है कि 2000 नक्सलाइट आतंकवादी आए और काफिले पे गोलियां चला दें और आप उनकी इस टेलीविजन के अंदर आके वकालत करें। यह कोई इंसाफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। गोली का जवाब गोली पे देना होगा और दे के रहेंगे आपको। ये आप बता दें, आपके आगे नक्सलाइटों के आगे, आतंकवादियों के आगे बिल्कुल कोई झुकेगा नहीं। स्वामी अग्निवेश जी, बिट्टा जी का कहना है कि पंजाब में गोली का जवाब गोली से दिया, आतंकवाद खत्म हुआ। क्या यही रास्ता है माओवाद को खत्म करने का? बिल्कुल, माओवाद नहीं, आतंकवाद को खत्म करने का। नक्सलाइट अब ये आतंकवादी हैं, अब इनको कुछ नहीं आदिवासी कह सकते। जो 2000 अरे कहां गए? जवाब सुन लेते हैं बेटा जी, आपने एक सवाल सामने रखा है। जी अग्निवेश, देश जरा शांति से सुने। हम लोग यहीं पर उत्तेजित हो जाएंगे तो समाधान कुछ नहीं निकलेगा। मेरा अभी भी बड़ी विनम्रता से कहना है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने के लिए पूरे युद्ध विराम की घोषणा सरकार भी करे और माओवादी भी करें और बीच में कुछ जिम्मेदार लोगों को डाला जाए दोनों तरफ से, जो इस बात की गारंटी लें कि कोई युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। 6 महीने के लिए यदि दोनों तरफ से, उधर से भी कोई गोली नहीं चले, इधर से भी कोई गोली न चले जी, तो मुझे लगता है उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। और जेल में जो उनके नेता बंद हैं, कोबाड गांधी तिहाड़ जेल में हैं, मैं उनसे मिलके आया था, वो बातचीत के लिए तैयार हैं। नारायण सन्याल जी से मैं रायपुर सेंट्रल जेल में मिलके आया था, वो बातचीत के पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो जेल में हैं उनको 15-20 दिन 1 महीने के लिए आप पैरोल पे रिहा कीजिए, बातचीत उनसे शुरू कराइए धीरे धीरे और मीडिया को बीच में रख करके पूरे देश के तो आपके मुताबिक बातचीत हो सकती है? चलाते रहो, बेगुनाहों के खून करते रहो, जेल से उनको बाहर ले आए। वाह, ये कैसा इंसाफ है। अभी तो इंसाफ चाहिए कि उनको पकड़ के जैसे उन्होंने मारा ऐसे उनको मारा जाए। कैसा इंसाफ दे रहे हैं आप? लेकिन क्या वो समाधान है? लेकिन वो क्या बड़ी समस्या का समाधान है बेटा जी? वो बड़ा सवाल है ना। रमेश वर्लियानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। रमेश वर्लियानी जी, आपने सुना अग्निवेश जी को, उनका ये कहना है कि बातचीत हो सकती है, कोशिश की जानी चाहिए। क्या ये कोशिशें अभी तक नहीं हुई हैं? क्या बातचीत हो सकती है? क्या वो समाधान हो सकता है या फिर गोली ही जवाब है? डरा करके इस बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, धमका करके नक्सलवादियों ने जो भी हमला किया, बेटा जी सुन लीजिए, बेटा जी सुन, वो हमला लोकशाही पर हमला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, ये लोकशाही पर हमला है। नक्सलियों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जी जी, मैं आती हूँ सुधांशु। और भारत सरकार ने भी यह प्रयास किया है कि जो भी नक्सली हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए। तो हम तो चाहेंगे कि चर्चा के माध्यम से समस्या का हल हो, लेकिन नक्सली उसमें तैयार तो हो। मैं नक्सली से पूछना चाहता हूं कि नंद कुमार पटेल या महेंद्र कर्मा जी का क्या कसूर था? कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा उन गरीब आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रही थी। जो नक्सली बात करते हैं कि हम आदिवासियों के संरक्षक हैं, आदिवासियों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी एक शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उनकी आवाज को उठा रही थी। लेकिन नक्सलियों ने उस परिवर्तन यात्रा पर हमला करके हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को मारने का काम किया है जी। ये नक्सलियों का कौन सा विश्वास है इस व्यवस्था के ऊपर? नहीं, व्यवस्था में तो उनका विश्वास नहीं है, वो तो लगातार ही कहते हैं। रमेश वर्लियानी जी, महासचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस, नेताओं की हत्याएं हुई हैं, इसलिए नेताओं को दुख हो रहा है। इनमें से कोई बात नहीं कर रहा सीआरपीएफ के उन जवानों की जिनकी हत्या इन्हीं माओवादियों ने की है। विश्वास नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने कोई पहल नहीं की। कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मत है। रमेश वर्लियानी जी, लेकिन जो सवाल विजय जी उठा रहे हैं कि नेताओं की हत्या हुई है, इस वजह से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जवानों की रोज हत्याएं होती हैं, आदिवासियों की भी हत्या होती है। देखिए, आपको जमीनी हकीकत बताऊं, सुमेरा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बोलूं? जो जंगल का इलाका है, यहाँ के आदिवासी, पूरा सुन लीजिए मेरी बात को,
जी आप लोग दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को हम लोगों से सुनिए जो यहाँ रहते हैं। बस्तर का आदिवासी नक्सलियों और पुलिस के दो पार्टों में पिस रहा है। यदि यहाँ नक्सली चले जाएं तो आदिवासियों का भला हो जाएगा। आदिवासी अपने रीति रिवाज से, अपनी संस्कृति से, अपनी रोजी रोटी से काम कर पाएंगे। नक्सली आदिवासियों को खेती नहीं करने दे रहे हैं, नक्सली आदिवासियों के बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, नक्सली उनके रोजगार की व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या लेकिन सब आप कह रहे हैं दो पार्ट में पिस रहा है, तो पुलिस क्यों पिस रही है? लकड़ी अगर आदिवासी जंगल से उठा लाता है तो उससे क्या मुकदमा चलता है? नक्सली यहाँ पर लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस और नक्सलवादी दोनों के बीच में वो पिस रहा है आदिवासी, तो पुलिस के वजह से क्यों पिस रहा है? वो तो सरकारें ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी वजह से प्रताड़ित ना हो आदिवासी। इस पर बात को जारी रखेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या सेना को बुलाने से माओवाद खत्म हो सकता है। इस पर अभी तक चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या तर्क अभी तक सामने रखे गए हैं, वो भी आपको बता दें। उसके बाद एक बार फिर हम चर्चा को शुरू करेंगे। पक्ष और विपक्ष में जो तर्क सामने आए हैं अभी तक, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ का ये मानना है कि सेना के आने से ये हल निकल सकता है। कविता श्रीवास्तव का ये कहना है कि सुरक्षा बलों से ये मसला हल नहीं होगा, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, बिना शर्त बात से हल निकल सकता है। सुधांशु मित्तल का ये कहना था कि हिंसा में विश्वास रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती, ये लोग सत्ता का परिवर्तन सिर्फ गोली से करना चाहते हैं। MS बिट्टा का यह कहना था कि जैसे पंजाब में गोली का जवाब गोली से दिया गया, वैसे ही माओवादियों से निपटा जाए तभी माओवाद खत्म होगा। स्वामी अग्निवेश का यह कहना है कि सरकार और माओवादी युद्ध विराम का ऐलान करें, 6 महीने तक माहौल देखकर बातचीत से हल निकाला जाए। हमारे साथ कर्नल US राठौर भी मौजूद है। राठौर जी, ये बात लगातार हो रही है कि क्या सेना को बुलाया जा सकता है और उसके जरिए क्या इस हिंसा से निजात दिलाई जा सकती है? इस पूरे इतने बड़े इलाके को क्या सेना विकल्प है माओवाद को खत्म करने के? देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी पर सेना का कोई कॉपीराइट नहीं है। सेना काउंटर इंसर्जेंसी में दखल रखती है, उसके पास उसकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन सेना विकल्प नहीं है। सेना की तरह ऑपरेशन करने से माओवाद को खत्म किया जा सकता है और ये काम पैरा अर्ध सैनिक बल भी जो हैं, CRPF, BSF, वो भी बखूबी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत काम करें, अच्छी लीडरशिप के नीचे काम करें और जमीन पर रहकर काम करें, जमीनी हकीकत का सामना करते हुए, बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर काउंटर इंसर्जेंसी को स्ट्रैटेजी बनाकर निपटा जा सकता है, भले ही सेना नहीं CRPF करे। जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सेना का इस्तेमाल करेंगे तो सेना अधिकारों के साथ आएगी, सेना ऐसे नहीं आएगी। फिर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अगर लगाने की बात आएगी तो कितनी स्टेट्स में आप फिर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाएंगे, जिसका अभी से जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में विरोध हो रहा है। और 50,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के इलाके में सेना किस ढंग से इन पर काबू पाएगी, ये आमने सामने की लड़ाई अलग बात है। यहाँ मुझे लगता है कि ये जो अर्धसैनिक बल हैं उनको जंगल की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, जंगल की लड़ाई की, ये काम शायद सेना। सुधांशु जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बहुत देर से। जी सुधांशु जी। देखिए, हम लोग कहीं विषय से फिर भटक रहे हैं। सेना लड़ेगी या अर्धसेना सैनिक बल लड़ेंगे, ये विषय नहीं है। कोई भी लड़ेगा। प्रश्न है कि माओवादियों से कैसे डील करना है, इनसे किस मानसिकता से लड़ना है। जो यहां अभी मैं दो जनों की बातें सुन रहा था, मैं चौंक गया हूं कि एक कहता है युद्ध विराम होना चाहिए। ये फॉरेन पावर है, युद्ध विराम होता है फॉरेन पावर्स की वॉर में। इनके साथ युद्ध विराम की बात कर रहे हैं ये लोग। आज क्या हो रहा है? आज हम देश के अंदर जो संदेश दे रहे हैं वो एकाग्रता का नहीं दे रहे, एक रिजॉल्व जिसको होता है माओवाद से लड़ने का। हम मेंटली जो है टफ है और हम किसी भी रूप में हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। सुधांशु जी, तो फिर आपके मुताबिक क्या विकल्प है? किसी भी राजनीति कोई बात ना हो, हिंसा का कोई जगह नहीं हो सकती। सीधे सेना को लाया जाए, सेना नहीं एक ही तरीका है, गोली से निपटा जाए। आपका कोई संकेत, सत्ता का कोई संकेत ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें माओवादियों को ये लगे कि हम लोग जो हैं लोगों को इस्तेमाल करके बातचीत के माध्यम से हम एक दबाव की राजनीति कर सकते हैं। जिन लोगों का लोगों से संबंध नहीं है, आज वो सत्ता बिल्कुल नरम ना पड़कर सख्ती से निपटा जाएगी, आपका कहना है। कविता जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी कविता जी, आपने सुना सुधांशु जी की बात कि बिल्कुल भी नरमी ना दिखाई जाए। देखिए, नागालैंड में जो NSCN आपने लगभग 2 दशक होने आ रहे हैं और आपने सीज फायर
उनके साथ किया है, आपने बातचीत की है, आपने मणिपुर में आपने 17 ग्रुप्स के साथ आपने सीजफायर किया है, 32 रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के साथ। तो मुझे लगता है सुधांशु मित्तल साहब इस देश को नहीं जानते। अगर आपको शब्द नहीं पता, आपको अगर शब्द नहीं पता हो तो आप बोलिए नहीं। बिल्कुल, जो सक्सेशन ऑफ वायलेंस कराए, सीजफायर नहीं करा कभी। आदिवासी उनके साथ क्या जंग लड़ना चाहते हैं? क्या आप कत्ले आम करना चाहते हैं? क्या आप आदिवासी नहीं है यार, मैस्कुरेटिंग है। आदिवासी ले ली, उनके जल जंगल जमीन ले ली, आप उनकी आदिवासियों और नक्सलाइटों को करना चाहते हैं। नक्सलाइट अलग है, आतंकवादी नक्सलाइट अलग है। वो आपके आदिवासियों को बिल्कुल मत जोड़िएगा। अलग कैसे है? वो भी तो जो आदिवासी उनके भी तो हक की लड़ाई है वहाँ। कमिटमेंट आदिवासियों से किसी की कोई लड़ाई नहीं है। जो है भेड़िए आदिवासी गरीब है, उनका विकास होना जरूरी है। बात करें और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये भी तो लगातार बात होती है ना, आदिवासियों को आप कह रहे हैं कि उनको आप अलग करें, लेकिन उनका भी तो विकास नहीं हो रहा है, उन तक भी तो विकास नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? होता है तब इनकी एंट्री सिस्टम भी तो फेल हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विषय अलग है, बिल्कुल होना चाहिए। देश में हर समाज का विकास होना चाहिए, प्रश्न ये नहीं है। लेकिन हो नहीं रहा है ना सुधांशु जी, और उसकी वजह से ऐसा माहौल बनता है जहाँ पर आदिवासियों ने हमला करा होता। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। आदिवासियों ने हमला करा होता, सवाल सबसे बड़ा ये है, सवाल बड़ा ये है कि बेगुनाहों का खून हुआ है, 2000 आतंकवादियों ने घेरा है। दूसरी बात बाद में होनी चाहिए, सबसे पहले यह संकल्प होना चाहिए कि विजय कुमार सीआरपीएफ के एक्स डीजी को भेजो और 3 महीने के लिए कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी ना हो। गोली का जवाब गोली। अगर पंजाब में आपने फौज भेजी, पंजाब में सीआरपीएफ भेजी, पंजाब में एसपीजी गई, क्या फोर्सेस गई? ये होगा मैडम याद रखिएगा। आदिवासियों को आप क्यों मरवाना चाहते हैं? बीजेपी के क्या बदला ले रहे हैं आप आदिवासियों से? क्यों मरवाना चाह रहे हैं आप? पंजाब की तरह समाप्त करके रहेंगे, आपके आगे झुकेंगे नहीं। ये स्वामी अग्निवेश, इनके हाथाती आपके आगे, उनके गोली के आगे झुकेंगे नहीं, न झुकेंगे। ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये मुल्क है, देश कुर्बानियों से बुना हुआ देश है, खून से बजा हुआ देश है। रमेश वलियानी जी जो महासचिव है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, उनका भी जानते हैं पक्ष। रमेश जी, जो बिट्टा जी कह रहे हैं, क्या यही करने वाले हैं आप? क्या यही सरकार की नीति होगी? इस तरह से निपटा जाएगा माओवाद से? सुमेरा जी, मैं जी सुधांशु जी, आपके पास दिखाना चाह रहा हूँ, बता दूं कि 2010 में हल करने के लिए सुरक्षा बल ही पर्याप्त हैं। यदि सभी नक्सल प्रभावित राज्य संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों के माध्यम से एक ठोस रणनीति बनाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, वो अपने अपने ढंग से काम करती हैं। इससे जरूरी कि एक संयुक्त कमान बने, एक रणनीति बने। जैसे आंध्र में ग्रे हाउंड के माध्यम से नक्सली आतंकवाद को अंकुश में लाया जा सका है, उसी तरह का ग्रे हाउंड जैसा पुलिस बल सभी राज्यों में बनाया जाना चाहिए। इनको गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तभी जाके इसका समस्या का हल होगा। मैं यहाँ भी बता दूं कि नक्सलियों के प्रति कोई अब सहानुभूति रह नहीं गई है। जिस ढंग से उन्होंने छत्तीसगढ़ के नेता, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा को, सुधांशु जी संयुक्त फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं रमेश जी। रमेश वलियानी जी का कह रहे हैं कि संयुक्त फोर्स होनी चाहिए, लेकिन ये तो उनके जी रमेश जी, ये तो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सरकारें हैं, कहीं आपकी सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है। बेटे को मार दिया, उसके बेटे का क्या कसूर था? जी, क्या एक नीति बन पाएगी? हो चुकी है जी सुधांशु जी, एक नीति बनाना चाहिए। अलग अलग देखिए 2010 तक सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी थी। यदि मेरे सामने सारी फिगर्स हैं, क्या होगा? क्या 1916 लोकशाही पे हमले को देखते हुए 1916 नक्सलवादियों को अरेस्ट कर दिया गया था। 2011 के अंदर विनायक सेन वाला जो केस है वो आतंकवाद की लड़ाई में वाटरशेड है कि केंद्र के सहयोग सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? जी रमेश जी, सुधांशु जी की बात रख रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए रमेश जी। ये पहले बोलने फिर बात। नक्सली विकास करना नहीं चाहते, वो विध्वंस में विश्वास रखते हैं। नहीं, वो विकास क्यों चाहेंगे? लेकिन आप तो विकास चाहते हैं ना, आप विकास कर रहे हैं, लेकिन उन तक विकास पहुंच कर रहा है। सुनिए,
भी आपकी विकास की क्या परिभाषा है? 2010 की मैं आपको बता रहा था। विकास की क्या परिभाषा है आपकी? केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं आदिवासी इलाकों के लिए जो राज्य सरकार के माध्यम से वहां लागू होती हैं, लेकिन नक्सली न सड़क बनने देना चाहते हैं, न वहाँ बिजली पहुंचाने देना चाहते हैं। जो आदिवासी बच्चों के स्कूल हैं, आश्रम हैं, उनको विध्वंस कर रहे हैं, पुलियों को तोड़ रहे हैं। ठीक है रमेश जी, आपने अपनी बात रखी। कविता जी, आपने सुना रमेश जी, उनका ये कहना है कि विकास होने नहीं दे रहे हैं, माओवादी विकास नहीं होने दे रहे हैं, वो विकास चाहते हैं। कविता जी, एक मिनट, आपकी विकास की क्या परिभाषा है? जब भी वहां पे पिछले अनेक सालों से सरकारों ने सिर्फ लूटा है, उस इलाके से सारे आपने टाटास, मित्तल्स, एसआर एक एक को जमीनें दे दी हैं और वहां से लूट हो रही है, कोयले की लूट, बॉक्साइट की लूट, आपने किसी को नहीं छोड़ा। लोग नहीं चाहते वो विकास जो सरकार चाह रही है। लोग अपना जीवन स्तर अपनी खेती से करना चाहते हैं, अपने तरह के शिक्षा से करना चाहते हैं। आप ये थोप नहीं सकते, ये धोखा है, ये विकास नहीं है, ये लूट है, ये धोखा है। आप लोगों के साथ बात तो कीजिए, वो जिम्मेदार कौन है जो बेगुनाहों का खून करता है? एक मिनट, आपको उसका जवाब है। ये इस तरह के बहस से एक मिनट रोकना चाहूंगा, लेकिन हिंसा का जवाब, हिंसा को कैसे खत्म किया जाएगा? जो हिंसा वहां पनप रही है उसको कैसे खत्म किया जाएगा? वो बड़ा सवाल है, उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खत्म होगा माओवाद, इस पर हम बड़ी बहस करें, लेकिन इस बीच बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण सामी ने कहा है कि नक्सलवाद और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा है सुनिए। जिम्मेदारी है कांग्रेस लीडर को, कांग्रेस लीडर उन्होंने यात्रा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने फेल किया। ये उसका पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रामन सिंह है, प्रदेश सरकार उसका पूरा जिम्मेदार प्रदेश सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, मुख्यमंत्री रामन सिंह है। अभी नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों बराबर है ना, हम आतंकवाद को खत्म करना, नक्सलवाद को खत्म करना। नक्सलवाद और आतंकवाद बराबर है, ये कहना है नारायण सामी का। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ सभी बने हुए हैं। कविता जी, आपने सुना नारायण सामी, उनका ये कहना कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक समान है। देखिए, ये सारे हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम हमला करें। देखिए, जो हत्याएं हुई, जो शनिवार को हुई, उसको हम वो मर्डर्स की निंदा जितनी भी हो, लेकिन वहाँ पे कुछ और बात है। वहाँ आदिवासियों का लाखों की संख्या में समूह, सबसे गरीब वंचित लोग, सरकारों की तरफ से कुछ भी नहीं उनके पास पहुंचा है, कुछ भी नहीं उनके पास पहुंचा है, और लूट, सिर्फ उनको लूटा गया है। मुझे लगता है कि ये सारी तैयारी हो रही है सीआरपीएफ को भेजने की या सेना को भेजने की। इस तरह के अप्रोच से केवल खून खराबा बढ़ेगा। हम अपील करते हैं आपके शो के जरिए कि देखिए, ठहर जाइए, रुक जाइए, बात कीजिए। आपके मुताबिक इससे सिर्फ खून खराबा बढ़ेगा? जी सुधांशु मित्तल जी, लेकिन एक और बात की नारायण सामी, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ, सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की गई, उसके लिए जो राज्य सरकार है वो जिम्मेदार है। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि ये अपील करें इन आतंकवादी माओवादियों से कि जिन्होंने भी ये निर्मम हत्याएं करी है ना, वो आके सरेंडर करें ताकि आगे जो है कार्रवाई ना हो। पहली बात, नारायण स्वामी साहब का जो बयान है आज के दिन, इतना दुखमय बयान है कि वो राजनीति आज के दिन भी करना चाह रहे हैं। जब देश इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो कर रहे हैं। जानती हैं, ये मेरे सामने आंकड़े रखे हैं जी। 2010 वो वर्ष था जब सबसे ज्यादा आतंक ये पकड़े गए थे नक्सलवादी। 2916 की अरेस्ट हुई थी, लेकिन 2011 में एकदम से ड्रॉप हुआ। क्यों हुआ? 2011 में विनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको बेल देती है सेडिशन के केस में, जहां उनकी कन्विक्शन हो चुकी है फॉर लाइफ। कन्विक्शन अभी सेट असाइड नहीं हुई है, और केंद्र सरकार क्या करती है, उनको उठा के बना देती है मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, स्टीयरिंग कमेटी। जब आप इस तरह के संदेश देंगे तो क्या खाक हम नक्सलवाद से लड़ेंगे? क्या खाक हम इस आतंकवाद से लड़ेंगे? मेरा क्या कहना है, देखिए जी, दो चीजों को हमें बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए।
आदिवासियों का हक है, आदिवासियों के साथ लेकिन सुधांशु जी, इन दो चीजों को आप कह रहे हैं मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन इन दो चीजों को अलग करना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। एक सेकंड, प्रश्न ये है कि ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये भेड़िए जो हैं ये उन ट्राइबल्स की खाल के अंदर आपके मुताबिक आदिवासियों की आड़ में हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। मारा किसने? आदिवासियों ने मारा, खुंखार भेड़ियों ने मारा। ठीक है राठौड़ जी, लेकिन क्या जो अभी नारायण स्वामी जी ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद वो एक समान है और उससे उसी तरह से निपटा जाना चाहिए? नक्सलवाद का जब जन्म हुआ 70 के दशक में, आतंकवाद की तरह ही हुआ था, उसमें उन्होंने आज कोई नई बात नहीं कही। नक्सलवाद जो आइडियोलॉजी है वो बंदूक की और हिंसा के जोर पे चलती है और ये शुरू से नक्सलवाद आतंकवाद की जड़ रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज दो प्रमुख पार्टियों के नेता यहाँ पर हैं कि सोशल जस्टिस का इंतजार आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक करेंगे? वो अगर उनका हक है तो वो उन्हें मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों इससे वंचित हैं? नक्सलवाद या आतंकवाद के आड़ में आप ये ना कहें कि उनको ये नहीं मिलेगा। समाज में हिंसा समस्याओं का समाधान हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो हिंसा में लिप्त नहीं है उनको इसका हक मिलना चाहिए। जस्टिस का इंतजार करेंगे विजय, लेकिन दोनों विषयों को नहीं मिलाइए। क्या इस तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद एक समान होगा तो फिर क्या आतंकवाद की तरह निपटा जाएगा नक्सलवाद से? ये फिर स्ट्रैटेजी? मुझे नहीं लगता इसका कोई समाधान है। हम तो बार बार मैं तो यही कहूंगा कि आदिवासियों का हक बहुत सारे ऐसे लोगों ने लूटा और इसके कारण चाहे नक्सलवाद हो चाहे माओवादी हो उनकी एंट्री हुई। और अब अगर जैसे कविता कह रही हैं या स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं तो एक तरफ से एक सीज फायर अगर वाली बात मान लीजिए अगर होती है, बातचीत का कोई एक मंच निकलता है तो उस विकल्प का मुझे लगता है इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सशर्त होनी चाहिए, सशर्त होनी चाहिए। पहले हथियार वो लोग डालें। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है जी। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ये जो चर्चा है वो लंबे समय से चलती रही है। समाधान लेकिन क्या है? क्या सेना इसका समाधान है या विकास और बातचीत क्या वो बेहतर समाधान नहीं है माओवाद या नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए? बड़े सवाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर जारी खबरों का